तो बच्चों देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मीन्स सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इट विल बी अ नेक्स्ट चैप्टर, इट मे बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, फिजिक्स की बुक का पहली बुक का लास्ट चैप्टर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको पढ़ते देखते हैं लॉ क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो पिंड है, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज ले लो। सपोज ये एक बॉडी ले ली मैंने, ये एक बॉडी ले ली, ठीक है। सपोज इसका मास m1 है, इसका मास द्रव्यमान क्या है m2 है। तो कोई भी दो बॉडीज है, कहीं भी है ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई दो बॉडीज है, उनके बीच एक फोर्स लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच लगता है। उन कोई भी दो बॉडीज के बीच कार्य करने वाला, वर्क करने वाला जो ये फोर्स होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये होता है कोई भी दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स। F इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, जहां पर G क्या है आपका? G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 द पावर -11 या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में यही इसकी वैल्यू रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, ये है जी की वैल्यू। m1 m2 इन दोनों के मास हो गए, r इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी और इनके बीच लगने वाला फोर्स F हो जाएगा। अब देखो, लॉ तो आपने लिख लिया, यही लॉ है न्यूटन का, जो ग्रेविटेशनल लॉ बोले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड में एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या होता है। फर्स्ट चीज होती है, जो ये फोर्स इन दोनों के बीच लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसा बल होता है? सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल होता है। मींस कैसा बल होता है? केंद्रीय बल। मींस ये जो फोर्स लगेगा, यानी m2 m1 पे फोर्स लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा, इसको यहां को नहीं धकेल देगा या यहां को नहीं धकेल देगा, बस इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसके अलोंग लगेगा। यानी ये ऊपर को नहीं लगाएगा, ये नीचे को नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि m1 m2 पे यहां को ऊपर को उड़ा रहा है, ऊपर को ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं। यानी ये जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, यानी दोनों बॉडीज के सेंटर को, केंद्रों को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली जो रेखा है, उसी के अनुदिश, उसी के अलोंग ये फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई? ओके। दूसरा, ये जो फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। यानी ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण करेंगे एक दूसरे को, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यानी दिस फोर्स विल ऑलवेज बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हो गया? नंबर 3, वैल्यू देखे। अब देखो अच्छे से समझना, यहां पर m2 m1 पे फोर्स लगाएगा, इधर की ओर आकर्षित करेगा, तो कैसे लगेगा? इस साइड पे लगेगा। कैसे करेंगे इसको? 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया F12, ऐसे चलेगा। ऐसे 2 पे 1 लगाएगा, यानी ये 2 पर 1 लगाएगा फोर्स F21, है ना। तो ये दोनों जो फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, इक्वल होंगे। these two forces are equal and opposite। यानी आप कह सकते हैं दोनों जो लगने वाले आकर्षण बल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होंगे? दोनों के अपोजिट। यानी दोनों लगने वाले आकर्षण बल परिमाण में समान होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दिशा में विपरीत होंगे। बात समझ में आ गई? तीसरा। चौथा, इसका जो इंपोर्टेंस है, या बोले तो इसका जो वैलिडिटी है, ये केवल पॉइंट मासेस के लिए होता है। इसके लिए कहा मैंने वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। आप बोल सकते हैं इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस यानी केवल पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है, बिंदु द्रव्यमानों के लिए।
छोटे छोटे विद्युत द्रव्यमानों के लिए ही ये लॉ वैलिड है। अब पॉइंट मासेस की डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे? सपोज मैंने दो बड़ी बड़ी बॉडीज ली, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक रख दी ना, तो ये अभी एक दूसरे के नजदीक तो है लेकिन पॉइंट मास नहीं है, बहुत बड़े बड़े, तो इन दोनों के बीच इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इन्हीं दो बड़ी बॉडीज को यहाँ रखो, एक दूसरे को बहुत दूर रख दूं, तो ये अब एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? पॉइंट मास का ही काम करें। बात समझ में आ गया? जैसे सन एंड अर्थ, सन अर्थ है तो बहुत बड़े, लेकिन दे आर फार अपार्ट, बहुत एक दूसरे से बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लिए पॉइंट मास का ही काम करेंगे, बिंदु द्रव्यमानों का ही काम करेंगे, तो इनके बीच ये वर्क करेगा, है ना? तो ये है क्या? वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मासेस, है ना? दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, मीन्स आप लिखोगे डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीन्स माध्यम पर निर्भर नहीं करता है फोर्स। सपोज आपके और मेरे बीच कोई फोर्स काम कर रहा है, आपके और मेरे बीच कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है? कोई सपोज हमारे बीच में कोई मीडियम है, अभी एयर है, हमने वाटर में रखा, मतलब कोई भी हम दोनों के बीच में मीडियम है, तो जो लगने वाला जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम दोनों के बीच है, दिस विल ऑलवेज बी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जी है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, कहीं भी जाओ आप। इज इट क्लियर? सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो कोई भी दो बॉडीज के लगने वाला जो फोर्स है एफ, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मीडियम पर निर्भर नहीं करता, ये हमेशा एक ही रहेगा आपका जैसा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस ओनली फॉर हैवी बॉडीज, ओनली फॉर हैवी बॉडीज, यानी इसका जो सिग्निफिकेंस होगा केवल बड़े बड़े बॉडीज के लिए होगा। सपोज आपने जो छोटे छोटे ये पॉइंट है, ये लिखा है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। देखो M1 M2 बहुत कम है, इनका वेट क्या है, मास क्या है, बहुत कम है, बहुत कम मास है, और तो अब जी का मान वैसे ही बहुत कम है, देखो 6.67 10⁻11 है, तो वे मान बहुत कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, बहुत कम वैल्यू आएगी, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैं एक बॉडी को अर्थ मानूं, दूसरी बॉडी को मैं सन मानूं, एक दूसरे से बहुत दूर भी है, पॉइंट मास भी है, और बहुत बड़ी बॉडी है, अर्थ का वेट 10⁻+ में होता है, ऐसी सन का वेट और ज्यादा होता है 10⁻+ में, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला ये जो फोर्स होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि M1 × M2 आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना? तब ये माइनस थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कुछ ये वैल्यू F की आएगी। बस में तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, ओनली इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द हैवी बॉडीज, यानी भारी भरकम दो जो वस्तुएं हैं, पिंड होते हैं, उनके लिए इसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है? तो ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं गुजारिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं कर डालो उसको। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, फोर्स ये होता है, तो रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको इसमें करने हैं, ठीक है? ओके देन।